नमस्कार दोस्तों। इस देश में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में बोलना भी गुनाह बना दिया जाता है और कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि कई बार देश की न्यायपालिका भी कहती है कि इस सच को ना बोला जाए। ऐसा ही एक कड़वा सच, ऐसा ही एक मुद्दा है यूपीएससी जिहाद। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इस यूपीएससी जिहाद के बारे में ना केवल खुद का रिसर्च किया हुआ है, बल्कि जिनके उठाए हुए मुद्दों और तर्कों के आधार पर ही आज पूरे देश में यूपीएससी जिहाद की चर्चा हो रही है। तो मेरे साथ हैं संजीव नेवर, अग्निवीर के संस्थापक हैं, आईआईटी आईआईएम के पास आउट हैं, देश और धर्म के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने यूपीएससी जिहाद के मामले में ना केवल बरसों से यूपीएससी के जो परिणाम आ रहे हैं उनका एनालिसिस किया है, बल्कि उन्होंने अलग अलग तरह के टेस्ट करके ये भी बताया है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आ रहा है वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई डिज़ाइन एक खास डायरेक्शन में यूपीएससी के परिणामों को ले जाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है संजीव नरवर जी का। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यूपीएससी जिहाद एक वास्तविकता है या केवल कुछ लोगों की कल्पना? देखिए, यदि मैं गणित के एंगल से बात करूं तो इसके ऊपर में जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न पर शोध हो, ऐसा होना बिल्कुल जायज़ है। और जो कोई अगर इसको बिल्कुल कल्पना कहकर नकारे तो वो मेरे विचार में इस देश के साथ में गद्दारी होगी। तो आप ये मानते हैं कि यूपीएससी जिहाद एक सच है? यूपीएससी जिहाद एक सच है। इस पर डिपेंड करता है कि आप जिहाद को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल जिहाद शब्द को लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं लोग डिफ़ाइन। किंतु यदि इसका अर्थ आप ये कह रहे हो कि एक विशेष समुदाय के लोगों को विशेष रूप से अंदर प्रवेश करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये गणित के अनुसार इसमें सच्चाई नज़र आती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर यूपीएससी के परिणामों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है, यूपीएससी के रिजल्ट को एक खास दिशा में ले जाया जा रहा है, जिससे एक ही खास समुदाय के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले और वो कम मेहनत करके भी ज़्यादा नंबर लाकर यूपीएससी में पहुंचने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। ये मैं नहीं कहता, ये गणित कहती है। थोड़ा आप इसको विस्तार से बताएंगे, गणित कैसे कहती देखिए, है? गणित ऐसा कहती है कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके दो भाग होते हैं। एक रिटर्न होता है, दूसरा इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो जो रिटर्न होता है वो तो एक एनोनिमस प्रोसेस है। लोग परीक्षा देते हैं, कौन किसकी कॉपी जांच रहा है उसके बारे में पता नहीं चल सकता। सिवाय इसके कि यदि कोई एक विशिष्ट विषय को यदि किसी ने लिया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई इस विशेष समुदाय से होगा। जैसे कोई यदि उर्दू लेता है तो आप ये कह सकते हो कि 99% चांस यही है कि वो एक विशेष समुदाय का होगा। तो ये तो हुआ रिटर्न। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जो होता है वो साक्षात होता है। उसमें जो इंटरव्यू लेने की जो पैनल होती है उसके पास में भी कैंडिडेट के सारे डिटेल्स होते हैं। तो यदि हम रिलीजियस बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स में मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम के, और रिटर्न और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों में इंटरव्यू में हम कंपैरिजन करते हैं, तो पिछले अनेक वर्षों से हम ये देखते हैं कि रिटर्न में इनके नंबर लगभग बराबर होते हैं और पिछले वर्ष मुसलमानों को लगभग 5 नंबर कम मिले थे। किंतु जो इंटरव्यू का एग्ज़ाम है उसमें लगभग पिछले 5-6 सालों से, बल्कि उसके पहले से भी लोगों ने एनालिसिस कर रखा है, ये हमेशा देखा गया है कि मुसलमान छात्रों को 5 से 10 नंबर अधिक मिलते हैं। तो और इसको यदि हम स्टैटिस्टिकली अगर हम टेस्ट करें तो इसका रैंडम होना, कि डिज़ाइन ना हो, इसका चांस लगभग उतना है जितना यदि आप 50 बार एक सिक्के को उछालें और 50 बार आपको हेड आ जाए। तो ये असंभव है, तो अपने आप नहीं हो सकता, इसके अपने पीछे आप कोई ना तो कोई जरूर है। इसके पीछे कोई ना कोई है। वो क्या है, क्या कारण है, ये कोई जानबूझ के कर रहा है या आपका पूरा सिस्टम आपने ऐसा बनाया है कि अपने आप हो रहा है, ये मेरे विचार में इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था में एक खास धर्म के लोगों के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए और उस धर्म के लोग ज़्यादा वहाँ पर पहुँचें, इसके लिए सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाए और बायस उस सिस्टम के अंदर क्रिएट किया जाए। और जो आपने बोला कि 50 बार सिक्का उछलने पर 50 के 50 बार हेड नहीं आ सकता, ये तभी संभव है जब सिक्के में कोई खोट पैदा की गई हो जानबूझकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे संजीव जी कि क्या आप पहचान सकते हैं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस बायस को क्रिएट कर रही हैं? क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे काम कर रही हैं? क्या ऐसा कुछ भी आप बता सकते हैं? देखिए, मैं
मैं जो बात करूंगा मैं डेटा के अनुसार ही करूंगा, अनुमान पे बात नहीं करूंगा। देखिए, जब ये हमने बायस का पता किया तो मैंने फिर कुछ केसेस को भी प्रयास किया कि वो कौन लोग हैं जिनको इंटरव्यू में अच्छे मिलते हैं नंबर। तो 2012 में एक यूपीएससी में आईपीएस ऑफिसर है अभी, मोहम्मद अर्शी साहब। तो मोहम्मद अर्शी साहब 2012 में आईपीएस बने। तो जब उनका जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उन्होंने इत्तेफाक से ईटीवी उर्दू में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू में 225 नंबर मिले हैं 300 में, जो कि अब तक के यूपीएससी के इतिहास का सबसे अधिक नंबर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वर्ष से मैं अगर आपको कंपैरिजन करूं तो पिछले वर्ष के यूपीएससी में हाईएस्ट नंबर 206 थे और उनको 225 मिले। हो सकता है बहुत अधिक टैलेंट हो, किंतु उन्होंने स्वयं ही अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा इंटरव्यू 5 से 10 मिनट ही चला। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी पहले शोध भी कर रखा है और मैं काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह पे। काफ़ी कुछ मैंने इस पे रिसर्च किया है। मुझे अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी, कोई रिसर्च नहीं मिला जो बता सके कि एक प्रशासन जैसी एक कॉम्प्लेक्स विषय पे किसी का सिलेक्शन करना हो तो इंटरव्यू का वो कौन सा टेक्नोलॉजी हो सकता है कि 5 से 10 मिनट में किसी का आकलन करके उसको हाईएस्ट नंबर दे दे। आगे फिर उसमें उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो इंटरव्यू के जो पैनल के उनके जो चेयरमैन थे वो एक कोई जनाब पुरुषोत्तम अग्रवाल है, जेएनयू के हिंदी के प्रोफेसर। तो फिर एक तो पहली बात है कि कोई एचआर का प्रोफेशनल होता तो मैं फिर भी कहता कि हो सकता है कि इंटरव्यू में, और रिसर्चर है, हो सकता है उसने कुछ एक नया कोई टेक्नोलॉजी ईजाद किया हो। हिंदी का प्रोफेसर जेएनयू का 5 से 10 मिनट के अंदर में किसी को यूपीएससी के इतिहास में अधिक से अधिक नंबर दे देता है। उसके बाद मैंने बोला पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कौन है, इतने बड़े महापुरुष। तो फिर मैंने देखा कि इनका पूरा जो कैरियर में उन्होंने केवल एक पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट या एंटी आरएसएस, एंटी मोदी, एंटी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करते करते इनका जीवन बीता है। तो फिर मेरा ये प्रश्न उठाना बिल्कुल वाजिब है कि क्या इसमें कोई बायस नहीं है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि एक संगठन है जिसका नाम है ज़कात फाउंडेशन। ज़कात फाउंडेशन। तो ज़कात फाउंडेशन ये क्लेम करती है कि सबसे अधिक यूपीएससी में जो छात्र है हम भेजते हैं, लगभग 60 से 70%। बल्कि ये शाह फैसल साहब जो हैं उनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उन्होंने उस समय टॉप किया था। वो भी ज़कात फाउंडेशन के एलमनाई थे और एलमनस। और ज़कात फाउंडेशन साहब ने, मतलब उन्होंने शाह फैसल साहब को भी इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर मिले थे तब। उर्दू उनका एक दूसरा सब्जेक्ट था। तो उनको जब मैंने आकलन किया कि ये क्या है ज़कात फाउंडेशन, ये ऐसा क्या ट्रेनिंग देते हैं कि इनके बच्चे टॉप में आते हैं, तो पता चला कि ये ट्रेनिंग नहीं देते। ये कहते हैं कि हम आपको केवल आपके कोचिंग की फ़ीस देंगे, आप जाकर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़िए, किंतु पीछे से हम आपको एक स्थान विशेष पे रखेंगे और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ हम सिखाएंगे। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ विशेष इंटरव्यू का ट्रेनिंग कराते हो। तो इनका एक शरिया एडवाइजरी काउंसिल है। मैंने उनके मेंबर्स की लिस्ट देखी, तो उनके मेंबर्स के लिस्ट में एक है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिनका ये क्लेम है कि मैंने लाखों लोगों को हिंदू से मुसलमान बना दिया, क्रिश्चियन से मुसलमान बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, और मैं चाहे पैसे दे के, बेवकूफ़ बना के, उसकी भलमानसी का लाभ उठाकर कैसे भी कन्वर्ट करता हूँ। वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं, मतलब इतना नीच सोच, मैं एकदम ये शब्द मैं रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ, इतनी नीच मानसिकता है कि उनको, वो कोई मरने वाले को, उनको ये चिंता रहती है कि कोई मरने के पहले कोई हिंदू या क्रिश्चियन ना मर जाए, उसको मुसलमान करे। तो मतलब मरते हुए व्यक्ति को भी वो कन्वर्जन का एजेंडा लेके जाते, उसके और ऐसे लोग ज़कात फाउंडेशन के पीछे हैं जो यूपीएससी की कोचिंग करा रहे हैं। उनके दूसरे एक और मौलाना है कलकत्ता से, वो साहब, उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो क्लियर बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुंडों के द्वारा, दिल्ली में उनके गुंडों ने महिलाओं का बलात्कार किया और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने कितने ही लोगों का अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा प्रोवोक करके खून करवाया। तो ऐसे घातक, तो ये तो समझ में आ गया कि ये इस प्रकार के लोग कोई इंटरव्यू की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, केवल विचारधारा का जहर घोल सकते हैं, देश विरोधी या हिंदू विरोधी विचारधारा। मैं इसमें एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि ज़कात फाउंडेशन को फंड कौन कर रहा है, इन पे पैसा कहाँ से आ रहा है? इसमें मैं दो पार्ट में जाऊंगा कि जो ज़कात फाउंडेशन के फाउंडर है, एक तो वो भी महत्वपूर्ण है कि वो फाउंडर जो थे वो पहले मनमोहन सिंह के, जफ़र महमूद साहब, वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, सचार कमेटी रिपोर्ट के भी कमेटी के मेंबर थे। अब
ये साहब एक साइट चलाते हैं इकबाल एकेडमी हो सकता है करके। मनमोहन सिंह ने जब ये कहा कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो वो स्पीच इन्होंने ही लिखी हो होगी। सकता है इन्होंने ही लिखा हो, जी। क्योंकि उससे भी चिंता की बात आपको बता रहा हूँ फंडिंग का, कि इन्होंने इकबाल इकबाल एकेडमी करके एक और संस्था बना रखी है, इकबाल एकेडमी इंडिया। हूबहू ऐसा ही एक इकबाल एकेडमी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की सरकारी संस्था है। और इकबाल एकेडमी इंडिया में ये जनाब क्लियरली लिखते हैं कि भारत का नेशनल सॉन्ग इकबाल का है सारे जहां से अच्छा। इस देश के एक ब्यूरोक्रेट, देश का एक ब्यूरोक्रेट, और जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देने का बात क्लेम करता है, उसको ये नहीं पता कि भारत का नेशनल सॉन्ग क्या है। अब फिर मैंने देखा कि इनको फिर पैसे कौन देते हैं, फिर हाँ। मैं डायरेक्ट बात करूं तो मैंने इनके एफसीआरए के रिपोर्ट्स निकाले कि विदेश से कौन पैसा देता है। तो पहला तो ये बता दूं कि नॉर्मली जब भी एफसीआरए का फंडिंग, यदि पैसे में कहीं पे संशय हो, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर माना जाता है कि लगभग आपके असल फंड फ्लो का 1% ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू आता है। मैं ये नहीं कहता इनके साथ है, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब इनके जब रिकॉर्ड देखे तो लगभग 30 से 40% इनका फंडिंग डायरेक्टली उन सोर्सेज से आ रहा है जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी संगठन को या आतंकवाद को या दंगा फैलाने में डायरेक्ट फंडिंग का कुछ नाम लिंक है। बता सकते हैं आप, ऐसे कौन से संगठन बिल्कुल हैं? बिल्कुल। एक इनके जफर इकबाल साहब हैं, जो कि जाकिर नायक के पीस टीवी फाउंडेशन के चीफ ब्रॉडकास्टर थे सालों तक। वो जकात को पैसा देते हैं, वो ज़कात को पैसा और देते जकात हैं। कहती है कि हम यूपीएससी में लोगों को आईएएस बनाने की ट्रेनिंग और देंगे। और और उसके बाद वो इस्लामिक रिसर्च जो आईआरएफ इनकी जो संस्था है उसके भी मेंबर है। मदीना फाउंडेशन, जिसका भारत की दूतावास में इंग्लैंड में जब हमले हुए थे उसमें उसका नाम है। अच्छा। ज़कात फाउंडेशन यूएसए, जिसके ऊपर में यूएस कांग्रेस के अंदर में टेस्टिमनी हुई है और वहाँ के ऑन रिकॉर्ड में है कि उन्होंने अल कायदा और हमस को फंडिंग किया है, उनके लिए फंड जनरेट करने का काम करते हैं। और ऐसे लोग फंडिंग कर रहे हैं जकात फाउंडेशन को, जो भारत में बैठी है। और वो जकात फाउंडेशन ये क्लेम करती है कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी में जाने वाले मुस्लिम जकात फाउंडेशन के लोग ही होते हैं। बिल्कुल, हमने इन सब का पूरा रिपोर्ट बनाकर, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, हमने वहाँ भी प्रस्तुत किया है और हमने भारत सरकार को भी ये दिया है रिकॉर्ड में। ये तो बहुत चिंता की बात है कि इस प्रकार के लोग हमारी व्यवस्थाओं के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और हमने ऐसा ही एक एग्जाम्पल शाह फैज़ल के बारे में देखा, जब उसने खुलेआम 370 हटने के समय एक ऐसा स्टैंड लिया जो ना केवल देश के खिलाफ था बल्कि कश्मीर के आवाम के खिलाफ भी था, और कहीं ना कहीं आतंकी सोच को बचाने वाला था। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ संजीव भाई, कि इस प्रकार के लोग सिस्टम में आ रहे हैं और इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर जब वो सिस्टम में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इस प्रकार के लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नहीं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कि यही जो मोहम्मद अर्शी साहब है, ये आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले एक केस आया था। एक दलित महिला, जो कि उसके ऊपर में एक नईम अंसारी करके एक सब डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो उनके ऊपर बलात्कार करने का प्रयास कर रहे थे, उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम मेरे साथ में सो वरना मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा। तो वो केस जब उन्होंने किया तो इन्होंने उस महिला को, इनकी पुलिस ने उनके महिला को इलीगली डिटेन कर लिया। उसके बाद में वो मामला कोर्ट में गया, वो जज भी सस्पेंड हो गए। उसके बाद में जो एक व्यक्ति आशीष दुबे अधिवक्ता है, जो उस केस के साथ में बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, उनको उन्होंने सडनली सड़क में बीचों बीच उठा लिया इनके पुलिस ने, और रात भर 3rd डिग्री पिटाई की। उनको कहा कि आप इस बात के ऊपर में लिख कर दो कि आप दंगा फैलाने का कार्य कर रहे थे। वो मामला अभी तक झारखंड के हाई कोर्ट की उम्र में चल रहा है अभी तक। मतलब वो हाई कोर्ट में उसके बाद में काफ़ी उसके ऊपर में पूरे के पूरे अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने हड़ताल की। वो मामला पेंडिंग है, इनको सस्पेंड तो नहीं किया गया, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। इनके और एक जकात फाउंडेशन के मेंबर थे जिसको 2017 में यूपी सरकार ने सस्पेंड किया, क्योंकि वो भी कहीं पे ऐसी दलित उत्पीड़न का कार्य कर रहे थे। तो ये इनके एक और मेंबर थे जो कि पहले आईपीएस थे, उसके बाद में फिर आईएएस बनने के लिए केरला में एग्ज़ाम दे रहे थे। तो वो अपनी दाढ़ी के भीतर में माइक छुपा के, और उनकी पत्नी उनको शायद कुछ आंसर्स बता रही थी, उस हिसाब से कर रहे थे, नकल करते पकड़े गए थे। तो ये तो सामने सामने इनका एजेंडा दिख रहा है। बहुत ही गंभीर है ये सारी बातें जो संजीव जी बता रहे हैं।
साफ और एसएल का एग्जाम्पल देने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, और आंकड़ों के आधार पे बता रहे हैं, तथ्यों के आधार पे बता रहे हैं, मैथमेटिक्स की जुबान में बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बरसों से यूपीएससी के जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम बायस दिखाई दे रहे हैं, वो परिणाम निष्पक्ष नहीं लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बाय डिज़ाइन भारत की ब्यूरोक्रेसी में एक खास विचारधारा के लोगों को बढ़ावा देकर उस यूपीएस ब्यूरोक्रेसी के मॉडल के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है। और उसके पीछे ज़कात फाउंडेशन जैसी ताकतें हैं जिनकी फंडिंग कहीं ना कहीं आतंक के फंडिंग करने वाले लोगों से भी जुड़ी हुई हैं। ये आज ये जो मुद्दा है ये देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस देश में सब लोगों को इस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि संजीव नरवर जी के जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, ये इस देश के घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और हर बार जब यूपीएससी का परिणाम आए तो उसका सच, उसकी स्क्रूटनी डीप में की जानी चाहिए। और ये इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया को ही हटा देना चाहिए अगर उसके द्वारा कोई बायस क्रिएट हो रहा हो। मैं अंत में एक सवाल केवल संजीव जी से पूछना चाहता हूं कि इस बार यूपीएससी का परिणाम आया है और हमने ये देखा कि हर बार यूपीएससी सार्वजनिक करता था अपने परिणामों को, कोई भी चेक कर सकता था किसको कितने नंबर मिले हैं। क्या इस बार इसमें कोई फर्क आया है? क्या यूपीएससी इस बार छिपा रहा है क्या इन परिणामों को? देखिए, एक तो यूपीएससी ने इस बार परिणामों को डिक्लेयर करने में विलंब किया, जो कि पहले कभी नहीं किया। और अभी ऐसा नियम बनाया है कि जो वो तो कैंडिडेट है, कोरोना के कारण भी हो सकता है फिलहाल। नहीं, उन्होंने कोरोना का कारण नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था कि कुछ केस कोर्ट में पेंडिंग है, उनके रिजल्ट आएंगे केस के आउटकम के बाद ही हम डालेंगे। कोरोना के कारण उन्होंने नहीं कहा था, रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, नंबर नहीं डिक्लेयर किए थे। और अब जब नंबर डिक्लेयर किया है तो उनके साइट में अब एक लॉग इन फॉर्म है जहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह डिटेल डाल के ही आप अपना रिजल्ट देख सकते केवल हो। कैंडिडेट देख सकता है। तो संभव था, क्योंकि मेरे को पीडीएफ का मैंने प्रयास किया है, तो मैं तो ये योजना में हूँ कि मैं आरटीआई करके वो रिजल्ट को निकलवाऊंगा ताकि इस साल का भी डेटा एनालाइज किया जा सके। बहुत शानदार। और हम लोग यूपीएससी से भी ये अपील करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ने का ज़माना है, पीछे हटने का ज़माना नहीं है। तो ये सारे रिजल्ट सार्वजनिक किए जाएं, देश को, समाज को स्क्रूटनी करने दी जाए यूपीएससी के परिणामों की। और यूपीएससी में अगर जिहाद जैसी कोई चीज़ चल रही है, जो कि तथ्यों से लगता है कि चल रही है, संजीव नरवर के आंकड़ों से, संजीव नेवार जी के आंकड़ों से लगता है कि चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि इस पर रोक लगनी ज़रूरी है। समय आ गया है कि सरकारें और समाज दोनों ये सुनिश्चित करें कि इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग कभी भी किसी एक खास धर्म के लिए बायस नहीं क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत आभार संजीव भाई, बहुत आभार। और आप एक शानदार काम कर रहे हैं, हम सबको आप पर बहुत गर्व है। बहुत थैंक यू, बहुत नमस्कार, जय हिंद।